हेलो दोस्तों। अब हम लोग फिर से आते हैं बिहार एससीईआरटी साइंस अध्याय नंबर 2। पिछला बार हमने पहले अध्याय में पढ़ा था भोजन कहाँ से आता है, और इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे भोजन में क्या क्या आता है। तो पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न-भिन्न व्यंजनों के बारे में भी आपने परियोजना कार्य किया था। ठीक है कि हर राज्य में हम अपने बिहार राज्य में क्या किन किन मतलब व्यंजन जो खाना खाते हैं उसके बारे में हमने कार्य किया था। तो हम सभी रोज भोजन में अलग-अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं। जैसे कभी रोटी हुआ, भात हुआ, दाल हुआ, सब्जी हुआ, कभी सतुआ हुआ, कभी अचार हुआ और कभी खिचड़ी, बैंगन का भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थों के साथ-साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ क्या होता है बिहार में कि जब चावल, दाल और सब्ज़ी ले लिया और उसके साथ हम लोगों ने जो कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे मूली, गाजर, टमाटर अन्य हरी सब्जियों को हम लोग सलाद लेते हैं, ठीक है? तो ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है। खाने से हमारी भूख मिटती है। खाने में यदि एक खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें तो क्या हमें ताकत या स्फूर्ति मिल सकेगी? अब आता है पॉइंट कि अलग-अलग खाद्य पदार्थों में क्या-क्या होता है। क्रियाकलाप 1। इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है कि राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन-कौन से खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाना है। देखिए बिहार जैसे राज्य है, यहाँ पटना हुआ, कटिहार हुआ, वैशाली हुआ, मोतिहारी हुआ, छपरा हुआ, तो बिहार राज्य के अलग-अलग क्षेत्र में लोग कहने का मतलब जो खाना-वाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे कौन-कौन सा खाद्य पदार्थ का व्यवहार करते हैं वो लिस्ट बनाना जो देख लीजिए। जैसे बिहार राज्य के क्षेत्र मगध क्षेत्र हुआ, भोजपुरी क्षेत्र हुआ, बज्जिका क्षेत्र हुआ, मिथिला क्षेत्र हुआ, अंग क्षेत्र हुआ। अब यहाँ कौन-सा व्यंजन लिया जाता है, दाल कौन-सा ज़्यादा खाया जाता है, सब्ज़ी कौन-सा खाया जाता है या अन्य व्यंजन, ये सब लिस्ट है जो आप बना सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से जो व्यंजन है ना वो राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में लोग उपयोग करते हैं। क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो पता करें। इडली, डोसा, मक्के की रोटी आदि किन राज्यों के भोजन हैं? इसे हम लोग तालिका 2.2 में अंकित करें। देखिए, ये अगर आप अपने बिहार राज्य के बारे में भोजन जानते हो, तो अब अदर राज्य के भी हम लोग भोजन के बारे में कैसे पता लगाएँ, तो ये हम लोग लिस्ट बना के कर सकते हैं। जैसे अब मान लेते पंजाब लिख दिया, तो पंजाब में कौन-सी खाना की सामग्री ज़्यादा प्रचलित है। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, गुजरात हुआ, ये सब हुए राज्य। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को पोषक तत्व कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक अवयव होते हैं इस खाद्य सामग्री में। तो उन खाद्य सामग्री के अवयवों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं, ठीक है? इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन-कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की जाँच हम अन्य पोषक तत्वों की जाँच की अपेक्षा सरल तरीके से कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप मंड है। मंड की
उपस्थिति की जांच के लिए हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। तो कैसे जांच करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की? तो इसके लिए आपको टिंचर, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिंग सोडा की ज़रूरत होगी। कुछ परखनलियों डॉपर की भी ज़रूरत होगी। इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्चे सामग्री पर किया करें। जांच से प्राप्त अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। अध्याय 1 तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ लिखे हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उनके मार्गदर्शन में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है घोल तैयार करने की विधि। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन मिला लीजिए। देखिए कॉपर सल्फेट विलयन जो होता है ना 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिंग सोडा घोलने से हमें कास्टिंग सोडा विलयन बन जाएगा। अब जिस दिन भोजन की जांच हो उस दिन अपने घर में तालिका में दिखाए गए तरह तरह की खाद्य पदार्थों की पुड़िया बनाकर लाए। उसके बाद क्या है दूध, तेल, घी जैसी चीज़ों को छोटी शीशियों में भरकर लेकर आए। यदि किसी खाद्य पदार्थों में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए मंड का पता लगाने के लिए क्या किया गया है। भोजन में मंड परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें आयोडीन की तनु घोल की कुछ बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये कहने का मतलब क्या कह रहा है कि मतलब आपको या तो खाद्य पदार्थ लेना है या कच्ची सामग्री लीजिए और उसमें आयोडीन के तनु घोल की बूंदें डालिए। ठीक है, तो परिवर्तन आएगा या नीला या काला हो जाएगा तो वो मंड है। ठीक है, इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन की जांच कैसे होगी? प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। और डॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिंग सोडा का घोल डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए काला और नीला और यहाँ पे है प्रोटीन के लिए बैंगनी। अब आते हैं वसा की जांच कैसे होती है। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़ों में लपेटकर कूटिए। ध्यान रहे कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं? कागज को किसी प्रकाश स्रोत के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? तो कागज पर तेल का धब्बा जो होता है ना खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। ऐसे में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। यदि खाद्य पदार्थों में से कुछ जल आया है और वो सूख जाए, इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थों में वसा नहीं है। ये लिस्ट है कि आपको पोषक तत्व मतलब कच्चा आलू में कौन सा पोषक तत्व है? मंड है, प्रोटीन है, वसा। तो कच्चा आलू में तो मंड होता है। इस तरह ये लिस्ट बना हुआ देख लीजिए जिसको आप बना सकते हो। मूंगफली में वसा होता है इसलिए वो वहाँ वसा लिखा है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें कि इनमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व है या नहीं।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अलावा विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन से हमें शरीर ग्रोथ करता है और हेल्दी रखता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँखों, हड्डियों और दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में विटामिन सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोज्य पदार्थ चित्र में दिखाया गया। विटामिन ए के स्रोत देखिए, आम है, मछली, तेल, दूध, गाजर, पपीता से विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी से क्या, गेहूँ से, चावल से, यकृत से मिलता है विटामिन बी। विटामिन सी संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, अमरूद है। विटामिन डी देख लीजिए, मछली, मक्खन, दूध। चलिए अब आगे पॉइंट है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं? शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उदाहरण के लिए लौह तत्व हरी सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस, कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि में मिलते हैं। नमक से सोडियम, पोटेशियम मिलता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने तालिका 2.3 में अवलोकनों को लिखते समय इसको अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल हुआ, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश मतलब अन्न का चोकर और सब्जी का रेशा इत्यादि का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न मतलब दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव होता है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। समानतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे दूध, जल, चाय आदि। आइए हम देखते हैं कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है या नहीं। क्रियाकलाप 3 देख लीजिए। इसमें क्या करना है, टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लीजिए, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट कर हथेली पर लीजिए। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जियों के बारे में पता चलता है जिन्हें पीने की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल डालते हैं। अब आते हैं संतुलित आहार। पूरे दिन हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ज़्यादा न हो
और न बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा को रुक्षांश और तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, ये सब दिया हुआ है संतुलित आहार के बारे में। ठीक है, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हानि हो जाती है। पकाने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? देखिए, अभी पिक्चर देख लीजिए, छोटा बच्चा का है, इसको हुआ है सूखा रोग, कुपोषण। आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन होती है। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? दिखाया गया बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता। कम भोजन मिलने से बच्चों को मार्समस नामक रोग हो जाता है। कम भोजन मिलने पे कौन से पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा मिलते होंगे? कम भोजन मिलने पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, छाती में पतली हड्डी दिखाई देने लगती है। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उनमें लक्षण दिखाई पड़ सकता है। बच्चा में वृद्धि रुक जाता है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है। भोजन में प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता तब इसी को कुपोषण कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे छोटे बच्चों में विटामिन ए कमी हो जाती है, इसके कारण उन्हें रात में दूसरे की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की बहुत कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। पीले रंग के गूदेदार फलों में विटामिन ए पाया जाता है। जमीला ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वो ठीक है? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वैसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकता है। वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश आदि। ठीक है, ये सब हो जाता है जब प्रोटीन ज़्यादा नहीं लीजिएगा तो। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ये ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वो इतना दुबला हो जाएगा उसे चलने में असमर्थ होगा। अब विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों का अभाव में विभिन्न रोग और विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ को आगे 2.4 में दर्शाया गया है। संतुलित आहार रहने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हो सकती है। अगर आप तालिका 2.1 के विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य भोजन पर नज़र डालें तो आप कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में
आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि और कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना। विटामिन बी से होता है बेरी-बेरी, इससे पेशियाँ जो होता है दुर्बल हो जाता है, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाता है। अब है विटामिन सी, स्कर्वी रोग। मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, यही रोग। विटामिन डी है रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थि हुआ दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ होते हैं, दांत भी टूटते हैं। आयोडीन मतलब घेंगा रोग होता है आयोडीन कमी से। और गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह का क्या होगा? अल्प रक्तता, कमजोर रक्त की कमी है। अब आते हैं दूषित भोजन। देखिए ये आप जानते होंगे ना कि आप घरों के सभी सामान ढक कर रखे जाते हैं, पीने के पानी भी ढक कर रखा जाता है। माता पिता शिक्षक गंदे हाथ से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से मना करते हैं। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए क्या होता है कि क्या आपने विचार किया कि ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं, भोजन रखने और बनाने वाला स्थान की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयों पर मक्खियाँ बैठती हुई देखी होगी। ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती हैं, वहाँ से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थ को दूषित कर देती है। सब्जियों को ठीक से न धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। क्या आप 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। ऐसा क्यों? यह दुर्गंध देने लगता है, इसमें खटास आ जाता है। हम कहते हैं खाने योग्य नहीं है। ऐसा खमीर उठने के कारण होता है, किण्वन के कारण होता है। परंतु कुछ भोजन को बनाने के लिए अब किण्वन आवश्यक है, जैसे जलेबी हुआ, भटूरा, मालपुआ, इडली, डोसा, पाव रोटी। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र रूप से होता है, इसलिए गर्मी के दिन में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज और अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचाया जा सकता है। और भोजन का एक और कारण है दूषित होने का, दूषित जल। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाए तो इसमें भोजन को दूषित होने का भय रहता है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियों का भय होता है। इसलिए वर्षा के दिनों में बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन या पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। अवलोकन कीजिए, वर्षा या बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी नाले आदि भर जाते हैं और मैदानी खेतों और अन्य जगहों से गंदगी बहकर जल स्रोत में चली जाती है। अब कुछ इंग्लिश है। पोषक तत्वों को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट बोलते हैं। प्रोटीन को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, वसा को फैट, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी को बेरी बेरी, स्कर्वी को स्कैरी, रिकेटस को रिकेटस, घेंगा को गोइट्री और अल्प रक्तता एनीमिया होता है क्वासिकोर क्वासिकोर। अब इस चैप्टर हमने क्या सीखा है यह देख लीजिए। इसके बाद इसमें कुछ सवाल है, इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में सवाल बहुत पूछते हैं इसमें। ये सब सवाल में वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा क्योंकि टाइम लगता है ना ये सब चीज़ में।